नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून का लक्ष्य देश के छोटे और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति की मंडियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा, सरकार गतिरोध समाप्त करने के लिए चर्चा को तैयार है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 420 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में चौथे दिन भारत ने एक विकेट पर 39 रन बनाए। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि नए कृषि कानूनों से देश के छोटे और बहुत छोटे किसानों का विकास होगा। संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज राज्यसभा में उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य देश के 12 करोड़ छोटे और बहुत छोटे किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। केंद्र द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों और योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अपने वायदों के अनुसार गरीबों और किसानों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2014 में फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया और किसानों के 90,000 करोड़ रुपए के बीमा दावे निपटाए गए, जिससे छोटे किसानों को बड़ा फायदा हुआ। हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया। और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए उसके क्लेम किसानों को मिले। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत करीब 1,15,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में अंतरित किए गए हैं। हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सीधे किसान के खाते में। और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची, 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया। और अगर बंगाल में राजनीति आड़े न आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता। और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े और अधिक फायदेमंद बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने किसान रेल और किसान उड़ान जैसी योजनाएं शुरू की हैं। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। छोटा किसान का माल बिकता नहीं था। आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग की आलोचना करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह की बाधाओं से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की समूची चर्चा में विपक्ष के एक भी सदस्य ने किसानों के आंदोलन की वजह नहीं बताई। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ही नहीं बल्कि पहले की सरकारों ने भी समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रयास किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कृषि क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों पर विरोधी दलों का यू टर्न केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पहले ही इस तरह के कृषि सुधारों को लागू कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जब भी कुछ क्रांतिकारी सुधार किए जाते हैं तब मतभेद होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए सस्ती राशन योजना भी जारी रहेगी। उन्होंने छोटे किसानों के उत्थान के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया। कृषि मंत्री द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों के साथ की गई कई दौर की बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार और चर्चा के लिए भी तैयार है। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। प्रदर्शनकारी स्थलों पर मौजूद वृद्धों और बच्चों के लिए चिंता जताते हुए श्री मोदी ने उनसे घर लौटने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों, विशेष रूप से पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हाल ही में कुछ विदेशियों के आपत्तिजनक कार्यों में लिप्त होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एक नए तरीके का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। राष्ट्रवाद के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर गर्व महसूस करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का जन्मदाता भी है। 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी समाई हुई हैं। उधर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए भाजपा सदस्य लॉकेट चैटर्जी ने कोविड महामारी के दौरान उत्पन्न स्थिति से निपटने में देश का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी की शुरूआत और लोगों के कल्याण के लिए किसान कानून लाने जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए। पहली बार स्थगन के बाद शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखने का आग्रह किया। इससे पहले लोकसभा की बैठक कृषि कानूनों को लेकर शोर शराबे के बाद शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। 26 जनवरी के किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने असल षड्यंत्रकारियों का पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। डीएमके के नेता टीआर बालू ने कहा कि किसान समुदाय को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से गरीब किसान दिल्ली के बाहरी इलाकों में परेशान हो रहे हैं। श्री बालू ने कहा कि सभी 3 कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेना चाहिए। उत्तराखंड में कल हुई ग्लेशियर दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर है। प्राकृतिक आपदा वाले इलाकों के आसपास से भी लोगों के लापता होने की खबर मिली है, जिससे उनकी संख्या करीब 203 हो गई है। अब तक 20 शव निकाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मीडिया को इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार ने आपदाग्रस्त चमोली जिले में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपदा राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। उन्होंने इस दुर्घटना के बारे में जानकारी भी दी। इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ वहां पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहां से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ एक साथ वहां से स्लाइड हुई है, तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। और वैसे भी उनका कहना था कि ये एवलांच प्रोन एरिया नहीं है। इन सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर स्थिति का आकलन किया। श्री आरके सिंह ने इस आपदा में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। ये तो गनीमत है कि वो बैराज था, इसलिए और इसको रोक दिया। अभी जो भी हम कहेंगे वो प्योर एस्टिमेट है, करीब 1500 करोड़ का। कितना लॉस हो गया? लेकिन ये लॉस एक बार है, मूल बात है कि हमारे लोगों का उत्तराखंड के भाजपा सांसदों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में त्वरित कार्रवाई के लिए उनका आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी बैठक में उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सांसद और पार्टी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया।
आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड के अंदर आपदाएं वहां अक्सर आती हैं, उसके लिए अर्थ साइंस मिनिस्ट्री को जो ग्लेशियर की स्टडी करे उसके लिए, और जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं जो कि क्लाउड बर्स्ट की जानकारी देते हैं, उस सब के काम में और तेजी लाई जाएगी और उत्तराखंड की इस मुसीबत के समय में जितनी भी मदद की आवश्यकता होगी भारत सरकार उसकी पूरी तरह से करेगा। राहत और बचाव कार्य के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे देहरादून संवाददाता राघवेश पांडे के पास। हेलो जी राघवेश, आपके पास फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? देखिए, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिन इलाकों में का सड़क संपर्क जिले के अन्य भागों से कटा हुआ है वहां हेलीकॉप्टर के जरिए राशन राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, आपदा प्रबंधन और पुलिस, सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों के साथ ही जोशीमठ इलाके में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की है और वो शाम पहुंच गए थे तपोवन। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि राहत और बचाव कार्य में लगे कर्मियों को सही समय पर सभी आवश्यक सामग्री मुहैया कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वे समय समय पर संवेदनशील स्थानों का जायजा लेते रहें। उन्होंने ऐसे स्थानों पर राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात करने को भी कहा है। भारतीय दूर संवेदन संस्थान देहरादून के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने बताया कि अब आपदाग्रस्त इलाकों में स्थिति सामान्य हो रही है। लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए राहत, राशन और अन्य सामग्री के करीब 1000 पैकेट भेजे गए हैं और जो गांव में हेलीकॉप्टर के लिए सामान भेजे गए गांव में बांट भी दिया गया है। उधर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार जो लोग लापता हुए हैं इस आपदा में उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। जी राघवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। देश में अब तक 58,12,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 36,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कल 12 राज्यों में टीकाकरण की खबरें हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में 1,48,609 मरीज हैं, जो कि कुल संक्रमितों का केवल 2.37% है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 11,831 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक देश में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं और ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मजदूर सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू होगी और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। संसद में अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि सरकार एक पोर्टल के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी इकट्ठा करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को एक राष्ट्र एक राशन के अंतर्गत राशन लेने की भी सुविधा होगी। एक रिपोर्ट। To further extend our efforts, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है और यह 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है। इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या का यह 86% है। बाकी बचे हुए 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे। वहीं वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित कामगारों तक भी पहुंचेंगे। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी जाएगी और उचित सुरक्षा के साथ वह रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करना और ऑनलाइन रिटर्न के साथ अनुपालन भार कम किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून का लक्ष्य देश के छोटे और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति की मंडियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार गतिरोध समाप्त करने के लिए चर्चा को तैयार है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 420 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में चौथे दिन भारत ने 1 विकेट पर 39 रन बनाए। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह किया और कहा कि ये समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों पर यू टर्न के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलन जीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक नया एफडीआई भी मैदान में आया है और ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, विदेशी विध्वंसक विचारधारा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में सुधार होते हैं तो उसका विरोध होता है। उन्होंने कहा कि जब देश में हरित क्रांति आई थी उस समय भी कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों का विरोध हुआ था। उन्होंने कहा, हम आंदोलन से जुड़े लोगों से लगातार प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग भी वहां बैठे हैं, उनको ले जाइए, आंदोलन खत्म करिए, आगे मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, सारे रास्ते खुले हैं। ये सब हमने कहा है और आज भी मैं इस सदन के माध्यम से निमंत्रण देता हूं। उन्होंने कहा, ये खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का समय है और इस समय को हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। श्री मोदी ने आंदोलनरत किसानों के साथ विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि इन कृषि सुधारों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि सुधारों से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो हम उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। पक्ष विपक्ष आंदोलनरत साथियों को इन सुधारों को मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी और इसके लिए इस बार के बजट में व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कानून में कुछ समय बाद सुधार होते रहते हैं और अच्छे सुझावों को स्वीकार करना तो लोकतंत्र की परंपरा रही है। उन्होंने कहा, अच्छे सुझावों के साथ अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए साथ आएं। कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और अभी तक वार्ता में कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, एक दूसरे की बात को समझने समझाने का प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतना बड़ा देश है और जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा बहुत असमंजस होता है। हालांकि असमंजस की भी स्थिति थोड़ी देर होती है। उच्च सदन में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज अनुच्छेद 370 को लागू करने की नहीं बल्कि विकास और रोजगार की मांग कर रहे हैं तथा ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है और इसी कारण पड़ोसी देश ने घुसपैठ और संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में 2020 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास, पथराव और आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई, जबकि राज्य में मारे गए आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। श्री रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चले, इसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयास बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में
पाकिस्तान द्वारा 216 बार घुसपैठ के प्रयास किए गए, जो 2020 में घटकर 99 रह गए। इसी प्रकार 2019 में आतंकवाद की घटनाओं में 127 लोग घायल हुए, जिनकी संख्या 2020 में 71 थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 में 157 आतंकवादी मारे गए थे, जिनकी संख्या 2020 में 221 थी। इसी प्रकार राज्य में 2019 में आतंकवाद की 594 घटनाएं और पथराव की 2009 घटनाएं हुई, जिनकी संख्या 2020 में घटकर क्रमशः 224 और 327 रह गई। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर में हुए विकास का ब्यौरा देते हुए कहा कि हाल में हुए ब्लॉक विकास परिषद के चुनावों में केंद्र शासित प्रदेश के 98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य के सभी आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। इस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत है, ताकि इस कैडर के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सके। इससे वहां कुछ हद तक अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी। इससे पूर्व विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत पर सवाल उठाया। आजाद ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की थी। भाजपा सदस्य दुष्यंत गौतम ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण आजादी के 70 साल बाद भी वहां विभिन्न लोगों की मौलिक जरूरतें पूरी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि उस अनुच्छेद से कहीं न कहीं लोगों का शोषण हो रहा था, लेकिन उसके हटने के बाद लोगों की मौलिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। अन्ना द्रमुक के नवनीत कृष्णन ने विधेयक के प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी। आप के नेता सुशील कुमार गुप्ता और पीडीपी चर्चा में बसपा के अशोक सिद्धार्थ, बीजेपी के अमर पटनायक ने भी भाग लिया। उच्च सदन में आज शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक पेश किया। इससे पहले बैठक शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता सुब्रत बख्शी ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रखते हुए चर्चा की शुरुआत हुई। हालांकि नए कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। इससे पहले रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील करते हुए सदन में कहा कि जीवंत लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखना किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। एक बार के स्थगन के बाद शाम 5 बजे निचले सदन में आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखे जाने के बाद सदन के राजनाथ सिंह ने बयान दिया। इससे पहले विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज आरंभ होने के करीब 10 मिनट बाद शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पद कोई व्यक्ति नहीं होते, ये संस्था होते हैं। इन संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकसभा में सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करें और राष्ट्रपति जी को कृतज्ञता ज्ञापित करें। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों के सदस्यों से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस परंपरा को टूटने न दें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति संस्था होते हैं और हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनके प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा को कभी टूटने नहीं दिया गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन चलाने के लिए नेताओं से अनुरोध किया। मेरा भी यही प्रयास था और मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी नेताओं ने सहमति जताई।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी कांग्रेस और द्रमुक के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल आगे बढ़ाया। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने मंत्रालय से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न के उत्तर दिए। इस बीच सदन में नारेबाजी जारी रही। सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने आपको संवाद और चर्चा के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित की। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में मोदी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों तथा केंद्रीय योजनाओं को गिनाया तथा अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उस पर केंद्रीय योजनाओं को राज्य के नागरिकों तक नहीं पहुंचाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस पार्टी के शय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या हो रही है। खास वर्ग का तुष्टीकरण और 30% वोटों की राजनीति की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब कुछ अन्य समाचार। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारतीय औषधि उद्योग ने जरूरत के समय दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के भरोसेमंद सप्लायर के रूप में अपनी भूमिका साबित कर दी है। श्री गौड़ा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में दवा उद्योग के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 42% की गिरावट आई, लेकिन भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल था जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की विकास दर में बढ़ोतरी हुई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 617 अंक बढ़कर 51,349 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 192 अंक चढ़कर 15,116 पर पहुंच गया। राजस्थान में महाजन फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास आज दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 14 दिन के इस युद्धाभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के तहत उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के बारे में संयुक्त प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना में हाल ही में शामिल किए गए नए स्वदेशी हेलीकॉप्टर WSI रुद्र, Mi-17 चिनूक, अमेरिकी सेना के स्ट्राइकर वाहन और भारतीय सेना के बख्तरबंद वाहन BMP-2 का उपयोग किया जा रहा है। यह अभ्यास दोनों देशों को सफल चरमपंथ विरोधी अभियान के संचालन और संयुक्त सैन्य कार्रवाई की उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आतंकवाद रोधी अभियानों के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के अनुभवों का आदान प्रदान भी अभ्यास का हिस्सा है। यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच चल रहे सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयासों में से एक है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कोविड-19 महामारी के दौर में लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में कारखानों से 51 दिन तक औद्योगिक उत्सर्जन कम होने से गंगा नदी में घुलनशील भारी धातुओं से होने वाले प्रदूषण में कम से कम 50% की कमी आई है। यह अध्ययन IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के एक दल ने किया। इससे पता चलता है कि गंगा नदी में कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा को कम से कम करने के प्रयासों से 5 महीने के भीतर भारी धातुओं के प्रदूषण को काफी कम किया जा सकता है। चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 420 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन भारत ने 1 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 15 और चेतेश्वर पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर थे। रोहित शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 178 रन बनाकर आउट हुई। रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 337 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 85 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून का लक्ष्य देश के छोटे और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति की मंडियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा, सरकार गतिरोध समाप्त करने के लिए चर्चा को तैयार है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में
इंग्लैंड ने भारत को 420 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन भारत ने 1 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।